नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, एक राष्ट्र जो अपनी मिट्टी को नष्ट करता है वो खुद को नष्ट कर लेता है। आज हम इसी मिट्टी के नीचे छिपे एक अदृश्य संसार की बात करेंगे, माइकोराइजल कवक, माइकोराइजल फंगाई की दुनिया। हम डाउन टू अर्थ मतलब डीटीई में छपे एक अहम लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी हैं और इन्हें बचाने की इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। और हाँ, जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो चलिए आज इसी भूमिगत नेटवर्क के रहस्यों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसे बचाने के लिए दुनिया में क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं सच कहूं तो चौंकाने वाली खबर से। हाल ही में SPUSN नाम की एक संस्था है, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स। उन्होंने एक अंडरग्राउंड एटलस जारी किया है और पता है उसमें क्या सामने आया? कि दुनिया के 90% से ज्यादा इलाके जहां ये माइकोराइजल फंगस सबसे ज्यादा है, मतलब हॉटस्पॉट, वो किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया, किसी संरक्षित क्षेत्र के दायरे में आते ही नहीं है। 90%। पर ये माइकोराइजल कवक आखिर हैं क्या चीज, थोड़ा समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो माइकोराइजल कवक हैं, ये असल में मिट्टी में रहने वाले बहुत ही छोटे जीव हैं, फंगस हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये पृथ्वी के लगभग आप मानिए 80% से ज्यादा पौधों की जड़ों के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बनाकर रहते हैं। एक तरह का सहजीवन है ये, सिम्बायोसिस कहते हैं इसे। मतलब एक ऐसा भूमिगत जाल जो ज्यादातर पौधों को जिंदा रहने और फलने फूलने में मदद करता है। ये करते क्या है कि पौधों को मिट्टी से जरूरी पोषक तत्वों, खासकर फास्फोरस, खींचने में मदद करते हैं। और फास्फोरस तो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो मतलब ये पौधों के दोस्त की तरह हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन इनका महत्व शायद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ और भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इनका महत्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। शायद सबसे आप कहें तो हैरान करने वाली बात यह है कि ये कार्बन को स्टोर करने में, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस से जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं ना, उसका एक बड़ा हिस्सा वो जड़ों के जरिए इन फंगस को दे देते हैं। और अंदाजा ये है कि ये फंगल नेटवर्क हर साल लगभग 13 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जमा कर लेते हैं। 13 अरब टन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, ये मात्रा दुनिया भर में जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उससे होने वाले कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 30 से 35% है। तो सोचिए, ये नेटवर्क चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के हमारी जलवायु को स्थिर रखने में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। अविश्वसनीय। फिर ये कैसे हो सकता है कि इतने महत्वपूर्ण नेटवर्क को, मतलब हमारी क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजीज में या संरक्षण की योजनाओं में ज्यादातर अनदेखा किया गया है? ये समझ नहीं आया। देखिए, यही तो विडंबना है। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि हमें इनके बारे में ठीक से पता ही नहीं था कि ये दुनिया में कहाँ-कहाँ हैं, कितनी मात्रा में हैं। इनका जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जानकारी की बहुत कमी थी। और यहीं पर SPN का ये अंडरग्राउंड एटलस इतना ज़रूरी हो जाता है। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से करीब 25,000 मिट्टी के सैंपल लिए गए और उनमें मौजूद फंगस के, आप सोचिए, 2.8 अरब से ज़्यादा DNA सीक्वेंस का विश्लेषण किया गया। इसके लिए मशीन लर्निंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। तब जाकर पहली बार इन अदृश्य नेटवर्क्स का एक ग्लोबल मैप बन पाया। अच्छा, तो इस मैप से, इस एटलस से क्या खास बातें पता चली? ये हॉटस्पॉट आखिर हैं कहाँ पर? हाँ, तो एटलस ने दो मुख्य तरह के माइकोराइजल कवक पर फोकस किया है। एक्टोमाइकोराइजल यानी ECM और आर्बस्कुलर माइकोराइजल यानी AM। जो AM फंगस के हॉटस्पॉट हैं वो ज्यादातर गर्म इलाकों में मिले, जैसे ब्राजील का सेराडो सवाना है या दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल, पश्चिम अफ्रीका के गिनियन जंगल। और जो ECM हॉटस्पॉट हैं वो ठंडे इलाकों के जंगलों में ज्यादा पाए गए, जैसे साइबेरिया, कनाडा, पश्चिमी अमेरिका और मध्य यूरोप। और जैसा आपने शुरू में कहा, सबसे चिंता की बात यही है कि इन हॉटस्पॉट्स का 90% से ज्यादा हिस्सा किसी भी तरह के कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर है। ये वो जगह हैं जहां धरती के नीचे जीवन का सबसे घना जाल है, जो पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है, और वो असुरक्षित हैं। तो अब जब हमें समस्या की गंभीरता पता है और ये भी पता है कि ये जरूरी इलाके कहाँ हैं, तो क्या इनको बचाने के लिए कोई कोशिशें हो रही हैं? कोई ग्लोबल लेवल पे कुछ हो रहा है? हाँ, कुछ अच्छी पहल जरूर हो रही हैं।
जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO, वो मिट्टी की बायोडायवर्सिटी के महत्व को अब पहचान रहा है। उन्होंने ग्लोबसॉब नाम से एक पहल शुरू की है, ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी। इसका मकसद है मिट्टी की जैव विविधता पर वैज्ञानिक जानकारी जमा करना, उस पर नजर रखना और पॉलिसी बनाने वालों को सही रास्ता दिखाना। इसके अलावा FAO की ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप यानी GSPV काफ़ी एक्टिव है। यह ज़मीनी स्तर पर चलने वाले कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सॉइल डॉक्टर्स प्रोग्राम है या फिर दुनिया भर की खेती वाली ज़मीनों में कार्बन वापस बढ़ाने का एक प्रोग्राम है, रीसॉइल। और FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग्यू ने भी तो कहा है कि मिट्टी का स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा की नींव है। ये बात इन फंगस के महत्व को और भी रेखांकित करती है, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यही है कि ये जो अदृश्य कवक हैं, इनका इकोलॉजिकल महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो सुरक्षा की स्थिति है, वो बहुत कमज़ोर है। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हमें बहुत जल्दी, मतलब फ़ौरन, मिट्टी की इस बायोडायवर्सिटी को अपनी संरक्षण नीतियों में, अपनी खेती के तरीकों में और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की रणनीतियों में शामिल करना होगा। इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा माइकोराइजल कवक के अहम मुद्दे पर। अगर आपको ये बातचीत जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा ज़रूर। इस भूमिगत दुनिया के अलावा और कौन से ऐसे ज़रूरी अनदेखे इकोसिस्टम हो सकते हैं जिनकी हम शायद अभी भी उपेक्षा कर रहे हैं और इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।